हेलो माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि लास्ट पार्ट में जो हमने देखा था कि जो विंग था वो सीचेन और विंचिंग दोनों को बता देता है कि उसने उसे मार्क कर दिया है, और ऊपर से वो उसका अल्फ़ा है, जिसे सुनकर सीचेन और जो वेंचिंग थी वो दोनों शॉक में आ गए थे। तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसकी प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो यार आप लोग, ओके। एंड देन इसे शेयर करो। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट इफ में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों जो कि शौक में आ गए थे तो एक साथ ही खड़े होते हुए कहते हैं, क्या क्या। तो विंग थोड़ा सौकते में आते हुए कहता, हाँ हाँ, उसने उसने मुझे मार्क कर लिया है और मैं उसका हल्फा हूँ। और एकदम बोल करके वो शांत हो जाता है। सिचन उसके पास आता है और उसके शोल्डर से उसे होल्ड करते हुए कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ठीक है। विंग विंग मेरी बात सुनो, ठीक है ना। तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है। तुम जानते हो इसका मतलब, अभी जो तुम बोल रहे हो इसका मतलब तुम जानते हो वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, कभी वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम उसे अपना अल्फा कैसे मान सकते हो, कैसे कैसे मान सकते हो। तो विंग कहता है, अब तो हो गया सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड देन धीरे से उसकी दोनों हैंड्स को वो अपने ऊपर से हटाता है और फिर उसे कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब जब मैं पहली बार उसके सामने अपेयर हुआ था, उसकी आंखों में वो मुझे दिख गया था कि वो मेरा अल्फ़ा है। और शायद ये बात आपके भाई को भी बहुत अच्छे से पता है। ये दोनों इधर जो कि बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लान वांग जी जो कि अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा वॉक कर रहा था, और वो कुछ फाइलों को चेक कर रहा था। तभी उसे अजीब सा सेंसेशन उसकी बॉडी में हुआ, मानो कि उसकी हार्ट में इचक हो रहा है और दर्द हो रहा है। वो जो काम कर रहा था उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, और वो जल्दी से फाइल को बंद करके टेबल पे प्लेस करता है। एंड देन अपने टाई को थोड़ा ढीला करते हुए कहता है, सेट 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 सेट, आई हेट दिस, आई लिटरली आई हैड दिस फीलिंग्स। मैं जिस चीज़ से बचना चाहता था, आखिर वो मेरी लाइफ में कैसे आ सकती है। आई हेट दिस। इतना बोल करके वो खड़ा होता है, और जो टेबल पे ग्लास में पानी भरा हुआ था उसके ऊपर से वो ढक्कन हटा करके वो सारा पानी पी करके ग्लास को उसी टेबल पे रखते हुए, जो कि उसने थोड़ा जोर से रखा था, टक का साउंड आया था, और अपने हाथ को टिकाते हुए कहता है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि कोई किसी की फीलिंग्स मेरे ऊपर इस तरह से हावी हो और मुझे अंदर से बेचैन करे। नो, नॉट अलाउड, आई हेट दिस फीलिंग्स। इतना बोल करके वो वहाँ बैठ जाता है, और बैठने के साथ ही वो कॉल लगाता है। जैसे ही वैंचिंग अपने नंबर पे वांग जी का कॉल नंबर्स देखती है तो उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई थी और उसकी हाथें कांप रही थी। सीचन कहता है, क्या हुआ है वेंचिंग। वेंचिंग कहती है, कॉल वांग जी का कॉल आ रहा है। तो सीचन कहता है, पिक करो वेंचिंग, वरना वो क्या सोचेगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके वेंचिंग कॉल उठाती है और कहती है, हाँ वांग जी। तो वांग जी कहता है, सीजिए आप कहाँ हैं। तो वेंची कहती है, मैं अभी अपने क्लिनिक पे हूँ। क्या बात है सीजिए, क्या बात है वांग जी। तो वांग जी कहता है, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, क्या हम मिल सकते हैं। तो वेंची कहती है, हाँ मैं शाम को घर आती हूँ ना, तब हम बात करते हैं ना, ठीक है। मुझे अभी काम है, क्लिनिक में ना बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं वांग जी, मुझे जाना होगा। इतना बोल करके वो फ़ोन कट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने इस बढ़ते इमोशन को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि एक तो वो अंदर से विंग रो रहा था,
वो इमोशन, जो उसकी अप्स एंड डाउन हो रहे थे वो इमोशन, ऊपर से वो अंदर से उसकी जीने की इच्छा जो ख़त्म हो चुकी थी वो इमोशन, सभी एक साथ विंग के बॉडी में स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं वांगजी इस फीलिंग को वो फील कर पा रहा था, पूरा तो नहीं, थोड़ा भी नहीं, पर हाँ उसे अजीब सा लग रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था, एक भारीपन सा उसके दिल के ऊपर लग रहा था, मानो किसी तरह का बर्डन हो जो उसे क्लियर करना है। ये सभी चीज़ें से वो स्ट्रगल कर रहा था और वो उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो इतना तो जान गया था कि उसने मार्क किया है उस ओमेगा को, तो ये उसकी फीलिंग है, बिकॉज़ वो इतनी सारे स्ट्रेस को एक साथ कैरी नहीं करता है, उसे भी ये पता है। इसी वजह से वो जानता था और अब ये इसका उपाय ढूंढना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका इमोशन उससे किसी भी तरह से कनेक्ट हो। वो नहीं चाहता कि वो उसके इमोशन और इसके अपनी फीलिंग के बीच में स्ट्रगल वो शुरू कर दे। वो पिसना नहीं चाहता। एक तो उसे ही नफ़रत है इस प्रकार के रिश्ते से जो फोर्सफुली दूसरे के ऊपर थोपे जाते हैं। नफ़रत है ऐसे रिश्ते से जो कहीं से किसी की शुरुआत ही नहीं है और इसका अंत बहुत भयावह होता है। वो नहीं चाहता ऐसे किसी भी रिश्ते में पड़ना या उसे झेलना। वो एक बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अपनी अभी तक की जर्नी में वो सिंगल रहता आया है और ख़ुद को पीसफुली हैंडल भी करते आ रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी काम के बीच में आए और उसे इस तरह से डिस्टर्ब करे। वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। वो यही सारी बातें सोच रहा था और वापस से अपने काम पे वो फोकस करने का ट्राई करता है। भी उस कैबिन में क्रिस एंटर करता है, जो कि उसने आने के वक्त 2 बार डोर को नॉक किया था, बट जैसे ही अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी तो वो सीधा अंदर आते हुए कहता है, बॉस ये वो फाइल रही जो आपने मंगवाया हुआ था। जैसे ही वो ईबो की तरफ, वांगजी की तरफ वो फाइल को बढ़ाने वाला होता है, वैसे ही वो देखता है कि वांगजी थोड़ा सा टेंस लग रहा था। तो वो कहता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? वांगजी उसे घूर कर एक कूल लुक देते हुए कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। सो व्हाट? तो क्रिस कहता है, हाँ ये फ़ाइल आपने मंगाई थी ना, इसमें सभी डाटा की मैंने एनालिटिक्स रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद वो फाइल्स बढ़ा देता है। जैसे ही वो फाइल्स वांगजी अपने हाथ में लेता है, उसे चेक करना शुरू करता है। 2-3 चैप्टर ही उसने चेक किया था, तो वह कहता है उस फाइल को पटकते हुए, क्या बकवास है ये। हाँ, एक काम भी तुमसे ठीक ढंग से नहीं होता है क्या? मैंने तुम्हें एनालिटिक फाइल्स में कहा था कि जितने भी कवरेज आते हैं अप्स एंड डाउन के, जितने भी हमारे शेयर्स अदर्स के पास है, उन सभी की मुझे ऑल टू जेड डिटेलिंग रिपोर्ट्स चाहिए, ना कि इसमें कि हमारी कंपनी कितना ग्रो अप कर रही है और हमारे शेयर कितने % से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेबल हर जानकारी चाहिए, ना कि ये सभी तकियानुसी बातें। तो इसे ले जाओ और उस रिपोर्ट को दोबारा बना करके लाओ। डू यू अंडरस्टैंड? इतना बोल करके वो क्रिस को घूर के देख रहा था। क्रिस बेचारा अपनी जगह पे एक भीगी बिल्ली बना हुआ था, माऊ। और वो कहता है, यस बॉस यस, आप पहले शांत हो जाइए। और इतना बोल करके वो जा रहा होता है, तभी वांगजी वापस से कहता है, ठहरो। उसकी इतनी भयानक वॉइस सुन करके लिटरली 1 सेकंड के लिए क्रिस वापस से कांप गया था अपनी जगह पे और कहता है, यस बॉस। उसकी ओर टर्न होते हुए वांगजी कहता है, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी भेजो। इतना बोल करके वो वापस से अपने लैपटॉप में अपना मुंडी घुसा करके फोकस करते हुए काम करना शुरू करता है। क्रिस बाहर आ करके सबसे पहले तो अपनी आधे बॉडी को वॉल पे पुश करता है एंड देन अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने का ट्राई करता है, क्योंकि वांगजी जिस तरह से गुस्सा हो रहा था, वापस से वो अपनी फेरोमोन्स को रिलीज करता जा रहा था, जो कि उस कैबिन में पूरा वांगजी के वो अग्रेसिव और डोमिनेंट फेरोमोन्स ही भरे हुए थे। और हालांकि क्रिस भी एक अल्फ़ा है, बट उसके सामने वो टिक नहीं पाता है। ऊपर से उससे इतना ज़्यादा डर लगता है, अब वो क्या कर देगा, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। इसी वजह से वो
अपने आप को काम डाउन कराता है एंड देन कॉफ़ी सेक्शन में आकर के सबसे पहले कॉफ़ी प्रिपेयर करता है। कॉफ़ी प्रिपेयर करने के बाद वो जैसे ही लेके अंदर जाने वाला होता है वैसे ही एक एम्प्लॉय आकर के कहता है, सर अभी तक डायरेक्टर सर नहीं आए हैं, क्या हमें बोर्ड मीटिंग शुरू करनी चाहिए? तो क्रिस कहता है, एक और मुसीबत, अब मैं क्या करूं? तुम सभी चीज़ें की प्रिपरेशन शुरू करो, मैं जस्ट अभी बॉस से पूछ के आता हूँ। इतना बोल करके वो उस कॉफ़ी को उठाता है एंड देन दोबारा से वांग जी के कैबिन में अपीयर होता है। कॉफ़ी उसकी बगल सरकाते हुए अच्छे से एक पोस्चर में रखते हुए कहता है, हाँ बॉस, वो तो जो वांग जी काम कर रहा था लैपटॉप में घुस करके, वो उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या बात है? तो क्रिस कहता है, बॉस वो डायरेक्टर सर अभी तक नहीं आए हैं, तो क्या हमें बोर्ड मीटिंग शुरू करना चाहिए? उसकी ये बात सुन करके जो वांग जी काम कर रहा था वो स्टॉप हो जाता है और अपनी दोनों हैंड्स को एक साथ टैंगल करते हुए कहता है, गगा अभी तक नहीं आए हैं, आखिर है कहाँ वो? और इतना बोल करके वो फ़ोन उठाता है एंड देन सीचन को कॉल लगाता है। अब सीचन के नंबर पे जब वांग जी का कॉल आ रहा था तो सीचन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो वेंची की ओर, जान की ओर देख रहा था। वेंची और जान समझ गए थे कि हो ना हो ये वांग जी का ही कॉल है। तो सीचन कहती है, जान बोले और विंग, तो वेंची कहती है, सीचन प्लीज़ फ़ोन पिक कर लो वरना वो बहुत सारे सवाल करेगा। इतना सुनने मात्र ही सीचन उस कॉल को पिक करता है एंड कहता है, हेलो वांग जी। तो वांग जी कहता है, गगा आप अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं, आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं, क्या आप सच में आज ऑफिस नहीं आना चाहते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आज बोर्ड मीटिंग है? तो सीचन कहता है, मुझे याद है बट शायद से मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। और बोर्ड मीटिंग तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो वांग जी, कर सकते हो ना मेरे बिना ही। इतना बोल करके सीचन कॉल कट कर देता है। सीचन के कॉल कट होने पे वांग जी फ्रॉन होकर के उस फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहा था और मानो कहना चाह रहा हो ये क्या था, क्योंकि वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसकी बात बिना सुने कोई कट कर दे, भले ही उसका भाई हो या अदर पर्सन, उसे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं इस तरह से उसकी बातों को कोई काट सकता है। इसी वजह से वो उस फ़ोन को घूर घूर के देख रहा था एंड प्लेस करते हुए वापस से क्रिस की ओर देखते हुए उससे कहता है, ठीक है सभी प्रिपरेशन हो गया है क्या? क्रिस कहता है, लगभग हो गया है, हमें चलना चाहिए। तो वह कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और वह उठ करके अपना कोट लेता है और जाने लगता है। तो क्रिस कहता है, बॉस आप कॉफ़ी? तो वांग जी कहता है, कॉफ़ी मैं बाद में भी पी सकता हूँ। इतना बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। क्रिस वापस से मुंह बनाते हुए कहता है, मेरी इतनी मेहनत वेस्ट गई, नहीं पीना था तो मुझे बनाने के लिए क्यों कहा, डैम इट। इतना बोल करके वो भी पीछे पीछे हो लेता है। उसके बाद वो दोनों बोर्ड मीटिंग के लिए चले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ विंग और सीचन और वेंजिंग अभी भी हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर होना चाहते थे कि विंग, हाँ उन्हें पता है कि विंग की मेंटली हालत अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो उसका सपोर्ट अभी करना चाहते थे, क्योंकि कल रात की वजह से वो दोनों ऑलरेडी गिल्ट में थे। कल रात का सिनेरियो अलग था, अभी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, और वो नहीं चाहते कि विंग के साथ वापस से कोई हादसा हो जाए। उन्हें नहीं पता है कि विंग ने ऑलरेडी अपनी जान देने की कोशिश की थी और वो अभी जस्ट बचाया गया है अपनी अल्फ़ा द्वारा, उसे उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद वेंचिंग उसे कहती है, तो विंग तुमने क्या सोचा है, क्या मैं तुम्हें दवाई दे दूँ जिससे तुम दोनों के बीच का बॉन्ड ख़त्म हो जाए? तो विंग कहता है, सीजिए एक तरह से देखा जाए तो ये रिश्ता फोर्सफुली हम दोनों का तय हुआ है, इसमें किसी की रजामंदी नहीं है। पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मैं थोड़ा सा बस सेल्फिश होना चाहता हूँ। क्या मैं सेल्फिश हो सकता हूँ सीजिए? मैं जानता हूँ कि मैं
कभी भी वांगजी का ओमेगा नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी उसकी लेवल का नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी भी उसके करीब नहीं जा सकता हूँ। कभी भी वो मुझे अपना ओमेगा नहीं मानेगा। और बट मैं चाहता हूँ सीजिए प्लीज़, मैं थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहता हूँ, मैं अनाथ नहीं कहलाना चाहता। मेरी माँ ऑलरेडी मुझे छोड़ के जा चुकी है सीजिए। क्या मैं बस नाम के लिए ही उसे अपना अल्फ़ा कह सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ सीजिए, मैं आपको कभी बॉदर नहीं करूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं क्या करूँ? इतना बोल करके विंग रोना शुरू कर देता है। विंग को ऐसे रोते हुए देख करके वेंजिंग जो थी वापस से उसे आकर के गले लगाते हुए उसे सोप करते हुए कहती है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है विंग, तुम चाहो तो सोच सकते हो इस बारे में। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम हमसे कह देना, अभी भी तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है। पर इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए और कुछ देर हो जाए, तुम हमें बताओगे ना विंग? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वेंचिंग कहती है सीचन से, अब हमें चलना होगा। इतना बोल करके वो दोनों जा रहे होते हैं। जाते वक्त एक लुक वापस मुड़ करके वो विंग को देखते हैं एंड देन अपने डेस्टिनेशन के लिए वो निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद जो कि विंग रो रहा था, नी हसेंग को भी अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा सैड क्यों है और उसने अभी क्या किया है। जस्ट वो उसके पास आते हुए कहता है, विंग अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं गग्गा से बात करूं क्या? तो विंग अपनी आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, नहीं, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं अब और नहीं लेना चाहता किसी का एहसान। ये मेरी लाइफ है नहीं, और मैं इसे खुद हैंडल करना चाहता हूँ। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं अपने आप को हैंडल कर सकूँ। मेरे अंदर जो ये भूचाल आया हुआ है उस भूचाल को मैं शांत कर सकूँ। प्लीज़ निये, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। नी हसेंग हाँ में सर हिला देता है और वो वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है। ऐसे ही करके एक दिन बीत रहे थे। वांगजी अपने काम में लगा हुआ था, अपनी कंपनी और अपने प्रोजेक्ट को लेकर के वो बस दिन रात उसी में लगा रहता था। इधर विंग की भी हालत धीरे धीरे सुधार हो रही थी और आज पूरे 4 दिन बीत चुके थे और आज उसका डिस्चार्ज वाला दिन था। वेंजिंग आई हुई थी विंग से मिलने के लिए और वो उसे देखते हुए कहती है, आसियन तुम अब कहाँ जाने वाले हो? तो विंग कहता है इस पे, मुझे नहीं पता सीजिए, जहाँ ये दिल ले जाए मैं वहीं चला जाऊँगा। और अपने मन में कहता है, बस कुछ वक्त और उसके बाद मैं यहाँ से इतना दूर चले जाऊँगा कि मेरी अल्फ़ा को कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर वो वापस से कहता है, सीजिए आपने कहा था कि वो हम दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो उसके लिए आप मुझे दवाई देने वाली थी ना, ताकि वो बॉन्ड ख़त्म हो जाए। और इतना बोल करके विंग चुप हो जाता है। नी हसेंग जो कि सभी प्रोसीजर को पूरा करने के लिए काउंटर सेक्शन पे गया हुआ था ताकि वो यहाँ से रिलीज हो सके। तो वेंचिंग उससे कहती है, तुम्हें पता है क्या आसियन, तुम्हारा अल्फ़ा वो भी यही चाहता है। और वो अब वो वापस थोड़ा सा फ्लैशबैक में याद करती है जब वो विंग से उस दिन मिलने के बाद सीचेन और वेंचिंग जब यहाँ से निकल गए थे तो वो सीधे ऑफिस आए थे, जो कि बोर्ड मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी तब वो दोनों पहुँचे थे। वांगजी जो कि बहुत गुस्से में था और अपने डाकन ऑरा के साथ में वो ग्लास वॉल की तरफ मुंह करके आगे की ओर देख रहा था। तो सीचेन वहाँ आकर के कहता है, वांगजी क्या सब कुछ अच्छे से हो गया? वांगजी ओनली फॉर ऐसे आवाज़ देता है। वेंजिंग उसके करीब जाकर के पूछती है, वांगजी तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? वांगजी कहता है उसको एक कोल्ड लुक देते हुए, मुझे अपना बॉन्ड तोड़ना है। वेंजिंग कहती है उससे, क्या कहा तुमने? तो वांगजी दोबारा उसे घूर के देख रहा होता है और कहता है, क्या आपने सुना नहीं? मैंने कहा मुझे अपना बॉन्ड तोड़ना है, वो मेरा ओमेगा नहीं है,
वो क्या, मैं किसी को भी अपना ओमेगा नहीं मानता हूँ, आप जानती हैं ना। फिर ये सब आपकी वजह से हुआ है और सिर्फ आपकी वजह से। अगर अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा आया तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूँगा। इसीलिए प्लीज़ कुछ कीजिए, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को मैं फील नहीं करना चाहता हूँ। इट्स सो डिस्गस्टिंग। और ये कितना ज़्यादा बुरा है, ये आप सोच भी नहीं सकती हैं। वेंचिंग अपनी ही जगह पे शॉक हो गई। सबसे पहला झटका तो उसे तब लगा था जब वांगजी को 3 दिन में होश आना था, बट वो दूसरे दिन ही होश में आ गया था। दूसरा झटका अब लग रहा है कि अभी जस्ट 1 दिन ही बीता है और उसे विंग की फील हो रही है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन उसे नहीं पता था। तो वो फिर कहती है हाँ मैं तुम्हें दवाई दे सकती हूँ, चाहो तो तुम इसका यूज कर सकते हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम दोनों के बीच जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन बॉन्ड बना है, क्रिएट हुआ है, वो कभी डिस्ट्रॉय भी होगा वांगजी। तो वांगजी उसे कहता है क्या मतलब है आपका सीजिए। तो वेंचिंग उसकी इतनी डरावनी वॉइस सुन करके डर जाती है और पीछे हो जाती है। तभी सीचेन कहता है वांगजी वो मेरी फियांसे है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, भूलो मत। इतना बोल करके सीचेन वांगजी को घूर रहा होता है। सीचेन को ऐसे घूरता हुआ देख करके वांगजी कहता है कगा सब सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से हुआ है। किसने कहा था आप दोनों से कि उस दिन मेरे लिए कोई ओमेगा ढूंढ के लाइए। हाँ, किसने कहा था कि मेरी उस रट के दौरान मुझे एंटरटेनमेंट पैकेज भेजने के लिए। तो गलती भी तो इन्हीं की है ना, तो सुनेगा कौन। हाँ, ऐसा बोल करके वो एक डेविल लुक दे रहा होता है अपने भाई को। वेंचिंग दोनों को बीच बचाव करते हुए कहती है ठीक है मैंने किया है, मैं समझ रही हूँ, ठीक। और उसके बाद वो अपने बैग से एक दवाई निकाल करके वो वांगजी की ओर बढ़ाते हुए कहती है ये लो, इसकी डोज जैसे मन करे वैसे तुम बढ़ा सकते हो। ये मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि तुम दोनों के बीच जो भी कनेक्शन बिल्ड हुआ है वो शायद से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये तुम्हारे ऊपर उसकी इमोशन का कोई असर नहीं होगा, तुम्हें उसकी फीलिंग्स फील नहीं होगी और तुम कंफर्टेबल रहोगे। वांगजी इतना बोल करके वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वेंचिंग वहाँ से गई थी, सीचेन भी वेंचिंग को रोकने के लिए पीछे चला आता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, उसने कह तो दिया था कि उसे वो दवाई चाहिए ताकि अपने बीच का वो बॉन्ड ख़त्म कर सके, बट हाथ में लेने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ टाइम तक वो उसे ऐसे ही घूरते रहता है और घूर लेने के बाद वापस से उस बॉटल को ला करके टेबल पे रखता है एंड देन अपनी सीट पर आकर के उस बॉटल को घूर रहा होता है। उसके बाद जब वो ऐसा कर ही रहा होता है, जो उसका सेक्रेटरी था वो अंदर आते हुए कहता है बॉस अभी जस्ट यहाँ पे डायरेक्टर सर आके गए, क्या हुआ है। वांगजी एक कूल गेज के साथ में देते हुए कहता है मैं उसका कोई पीए नहीं हूँ कि मुझे हर बात पता होगी। इतना बोल करके वो अभी भी उस दवाई को देख रहा होता है। जब सेक्रेटरी जिसको वो बात पता, वो नोटिस करता है कि वांगजी क्या देख रहा है, तो वो कहता है ये क्या है। वांगजी कोई जवाब नहीं देता और कहता है मुझे उस लड़के की ऑल टू जेड रिपोर्ट चाहिए और वो भी आज की आज ही। कोई भी चीज़ उसमें मिस नहीं होना चाहिए। डू यू गेट दैट? तुम समझ गए ना? मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या करना है। क्रिस हाँ में सर हिला देता है और बाहर आ जाता है और कहता है हे भगवान, एक और मुसीबत। ये मेरा बॉस है या राक्षस। एक तो हमेशा कोल्ड फेस लिए घूमता रहता है, ऊपर से मुझे कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा काम पकड़ा देता है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। ऐसा बोल करके और वो जाने वाला होता है। वैसे ही वांगजी पीछे से कहता है क्यों, तुम्हें कुछ और काम चाहिए क्या। उसकी सडन वॉइस सुन करके तो क्रिस अपनी ही जगह पे जम गया था और वो धीरे धीरे करके पलटता है। हालांकि वांगजी ने पूरा बात नहीं सुना था, उसने ओनली फॉर लास्ट का लाइन सुना था, मैं इसका क्या करूं। पलटते हुए कहता है बहुत आप कब आए। हाँ, आपने क्या सब सुन लिया। तो वांगजी कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
मूव, इतना बोल करके वो आगे बढ़ने लगता है। तो क्रिस को ऑलरेडी पता है कि इसे आदमी का इंसेक्ट पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा साइड हो जाता है और वांगजी वहाँ से निकल के बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि लेटा हुआ था और अभी लगभग 3-4 दिन बीत गया था और ये वेंजिंग का फ्लैशबैक था जो अब क्लियर हो गया। उसके बाद जब वो बता रही थी, मतलब वो सोच रही थी, उसके बाद वो विंग से कहती है विंग, तुम्हें इतने दिनों में तुम्हें कोई ऐसा फीलिंग वगैरह तो नहीं फील हुआ ना? तो विंग कहता है कौन सा फीलिंग कीजिए, मुझे ऐसी कोई फीलिंग फील नहीं हुई है, मैं तो नॉर्मल हूँ ना आपके पास, देखिए मुझे। तो वेंची कहती हाँ 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 मैं देख रहा हूँ, चलो चलते हैं। तो विंग कहता है वापस से, सीजिए आपने कहा था ना आप मुझे दवाई देने वाली हैं, आप भूल गई क्या? वैसे अभी नेहा यहाँ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो अभी दे दे, बाद का हम बाद में देखेंगे, उसे पता नहीं चलना चाहिए ना, वो पूरा बात नहीं जानता है। तो वेंची कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कल दे दूँ? तो विंग कहता हाँ ठीक है सीजिए। इतना बोल करके वो दोनों बाहर आते हैं और फिर न्यू संग भी तब तक सारा प्रोसीजर को पूरा कर चुका था और वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। हालांकि विंग के बॉडी के ऊपर जितने भी बाइट मार्क्स थे और वो बेहोश हो गया था कार से एक्सीडेंट होने के बाद, उसके सर पे चोट थे, वो सभी अभी तक फेडेड नहीं हुए थे। उसके ऊपर अभी भी वो सारे वोंड्स के निशान थे, बट फिर भी वो उसकी हीलिंग बॉडी की जो हो रही थी वो काफ़ी हद तक सुधार हो गई थी और वो अब खुश था। ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ उस दिन से वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। उसके बाद न्यू हेसंग उसे अपने अपार्टमेंट पे लेके आता है और वेंची अपने स्टोर के लिए निकल जाती हैं। आने के बाद विंग सोफ़ा पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तभी न्यू हेसंग उसके लिए पानी लेकर के आता है और कहता है तो विंग अब क्या सोचा है आगे का, नेक्स्ट क्या करोगे तुम? तो विंग कहता है जो काम मैं पहले करता था वही काम मैं अभी भी करना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कुरियर के काम की जगह पे कोई और भी काम करूँ ताकि मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। अब जबकि मेरी माँ, और इतना बोल करके वो 2 सेकेंड के लिए चुप हो जाता है। तो जब निये देखता है कि विंग अपनी माँ को लेकर के वापस से सैड हो गए हैं तो कहता है कैसा रहेगा आप अगर टेडी बियर बन के सबको एंटरटेन करें तो विंग कहता है टेडी बियर, हाँ वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। कल से वैसे कॉलेज भी जाना है, बहुत दिन हो भी गया है ना, और मैं अभी बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ देखता हूँ जैसे तुमने ये कहाँ पढ़ा था? तो न्यू हेसंग बोलता है वो विंग मैं मजाक कर रहा था, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है करने के लिए, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाना चाहता था इसीलिए। तो विंग कहता है वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं बच्चों को एंटरटेन करूँगा, तुम्हें पता है ना? तो नहीं कहता है तो फिर मैं भी करूँगा। तो विंग बोलता है बट तुम करोगे तो तुम्हारे गगा तुम्हें मार डालेंगे। तो बोलते हैं ऐसे भी ये जॉब 1 घंटे की होती है गगा, और मैं हमेशा से करना चाहता था, चलिए ना चलते हैं, हम लोगों को मज़ा भी आएगा और हम किसी को बताएंगे भी नहीं, पक्का प्रॉमिस, और ये हमारी साइड इनकम भी तो हो जाएगी। विंग कहता है बदमाश तुम कब बड़े होगे, हाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट होकर के बच्चों वाली हरकतें करते हो। तो न्यू हेसंग कहता है क्या अभी विंग, हाँ मैं बच्चा ही ठीक हूँ, मुझे बड़ा नहीं होना। इतना बोल करके वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद न्यू ड्रेस बेयर करने के बाद वो लोग आ जाते हैं जहाँ पे वो टेडी बियर बन के बच्चों को एंटरटेन करना था, और वो एक मॉल का टॉय सेक्शन था जिसकी बाहर टॉय सेक्शन अंदर था लेकिन बाहर टॉय मतलब वो टेडी बियर बनकर जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आते थे ना उन सबको वो उनको एंटरटेन कराना था। तो एक तरफ न्यू हेसंग था, दूसरी तरफ विंग था, जो कि दोनों ने टेडी बियर पहना हुआ था, एक ब्राउन कलर का था, एक रेड और ब्लैक कलर का वेयर किया हुआ था। दोनों पहन करके दोनों साइड खड़े हो गए थे और जितने भी आने जाने वाले बच्चे थे वो सभी बच्चों को वो एंटरटेन कर रहा था। ऐसे ही करते करते रात बीत गया था। लगभग शाम के 7 बज रहे थे, रात बीता नहीं था, 7 बज रहे थे और वो दोनों थक गए थे। न्यू हेसंग कहता है वीगा सच में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है और सच में थकाने वाला भी है। हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया पर मैं थक गया हूँ, और सच कहूँ तो मुझे
वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। इतना बोल करके वो अपना जो हेड होता है मुंडी टेडी बियर वाला वो निकाल करके और वो विंग को पकड़ा देता है और कहता है जस्ट मैं अभी ओनली फॉर 5 मिनट में आया। इतना बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। विंग उसे बोल रहा था हे हे वेट तो करो, बट इससे पहले ही वो निकल गया। वो भी जो कि थक हार चुका था, अब वो करे भी तो क्या करे, तो वो भी एक ये कुर्सी रखा हुआ था वहाँ जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद वो उस मॉल को देख रहा था। वो मॉल सच में काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़ा था। वो यहाँ डायरेक्ट आने के बाद सीधे अपने अपने जॉब पे लग गया था, क्योंकि उसे 2-3 घंटा तक बच्चे लोगों को एंटरटेन करना था। अब हालांकि जो कि शाम हो चुका था और ज़्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे, इसी वजह से उसे अभी थोड़ा सा राहत था। वो ऐसे ही चारों ओर उस मॉल को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसकी निगाहें जिस फ्लोर पर वो था उस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हैं, जहाँ पे वो देखता है और उसकी आंखें बस वहीं जाके टिक जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।